Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. मिडिल क्लास इंडियंस की सबसे फेवरेट कार कंपनी कौन सी है? ऑब्वियसली मारुति। इंडिया में अगर 100 कार बिकती हैं तो उनमें से 50 कार मारुति की बिकती हैं और बाकी की 50 कार अदर कंपनीज की मिला के बिकती हैं। तो ऐसा क्या है कि 50% शेयर के लिए सारी ग्लोबल कंपनीज कॉम्पीट कर रही है और 50% शेयर अकेले मारुति के पास? इसके पीछे कुछ कॉमन रीजंस हैं जो आप सबको लगता है, इवन पहले मुझे भी लगता था कि इन रीजंस की वजह से मारुति की कार्स ज्यादा बिकती हैं, जैसे बेटर माइलेज, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स, ज्यादा अच्छी आफ्टर सेल सर्विस। लगभग हर जगह आपको मारुति के सर्विस सेंटर मिल जाएंगे। प्राइस, मारुति की कार्स के प्राइसेस कंपैरेटिवली काफी कम होते हैं। ये कुछ जनरल रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से मारुति का शेयर 50% है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट रीजन, मेन रीजन है जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मारुति ने अकेले ही 50% शेयर को ऑक्यूपाई किया हुआ है और क्यों मार्केट का बड़े से बड़ा प्लेयर भी मारुति से कॉम्पीट नहीं कर पा रहा। मारुति, टाटा, महिंद्रा और hyundai, ये 4 ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया फोकस्ड है। मारुति सुजुकी एक जॉइंट वेंचर है, इसके ओनर्स जापानीज है बट कंपनी इंडियन है, इंडिया में ही रजिस्टर्ड है। और hyundai भी जब 1996 में इंडिया में आई थी तब ये बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी नहीं थी, इंडिया में आने के बाद ही इसकी ग्रोथ हुई है। hyundai और मारुति, इन दोनों कंपनीज में इंडिया का बहुत बड़ा रोल है और टाटा और महिंद्रा तो इंडियन कंपनीज है ही। तो इन 4 कंपनीज को छोड़ के बाकी जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी ग्लोबल कंपनीज। और इंडिया में इंडिया फेसिंग कंपनीज ही सक्सेसफुल रही हैं, बाकी ग्लोबल कंपनीज इंडिया में सक्सेसफुल नहीं रही हैं। इंडिया में कार्स पे टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, इसमें टैक्सेशन के कुछ रूल्स हैं। अगर आपकी कार का 1200 सीसी से कम का पेट्रोल इंजन है और आपकी कार की लंबाई 4 मीटर से कम है तो आपको देना पड़ेगा 28% जीएसटी प्लस 1% सेस, यानी कि टोटल 29% टैक्स। और अगर आपकी कार का पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से कम का ही है लेकिन आपकी कार की लंबाई 4 मीटर से ज़्यादा की है तो आपको देना पड़ेगा 45% टैक्स। और अगर आपकी कार का पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से ज्यादा का है इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ, तो इस केस में आपको देना पड़ेगा 50% टैक्स। अगर आप एक कार खरीद रहे हो, लेट सपोज आप एक 10 लाख रुपए की कार खरीदना चाहते हो और आप ऐसी कार खरीदते हो जिसका पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से कम का है और लेंथ 4 मीटर से कम, तो आपको वो कार पड़ेगी 12,90,000 में। और अगर आप ऐसी कार खरीदते हो जिसका पेट्रोल इंजन तो 1200 सीसी से कम का ही है लेकिन उसकी लेंथ अगर 4 मीटर से थोड़ी सी भी ज़्यादा है तो आपको वो कार पड़ेगी 14,50,000 में। और अगर आप 1200 सीसी इंजन से ज़्यादा की कार खरीद रहे हो, लेंथ उसकी चाहे 4 मीटर से कम हो या ज़्यादा, इट डजंट मैटर, इस केस में आपको 10 लाख की कार पड़ेगी 15 लाख में। तो आप कोई भी कार खरीदो वो आपको कम से कम 3 लाख महंगी तो मिलेगी ही ड्यू टू टैक्सेशन। और टैक्स के भी अलग अलग रेट्स हैं, डिपेंड अपॉन कि आपकी कार पेट्रोल है या डीजल, कितने सीसी का इंजन है, क्या लेंथ है। और अभी जो मैंने आपको टैक्स रेट्स बताए वो पेट्रोल वेरिएंट के लिए हैं, ऐसे ही डीजल कार्स के लिए भी टैक्स रेट्स हैं। जैसे अगर आपकी डीजल कार का इंजन 1500 सीसी से कम का है और लेंथ 4 मीटर से कम है तो उस पर टैक्स है 31%।
और अगर आपकी डीजल कार का इंजन 1500 सीसी से कम का ही है लेकिन लेंथ 4 मीटर से ज्यादा है तो इस केस में टैक्स रेट है 48%। और अगर इंजन 1500 सीसी से ज्यादा है, लेंथ भी 4 मीटर से ज्यादा है और ग्राउंड क्लियरेंस 170 मिलीमीटर या उससे ज्यादा है तो इस केस में आपको देना पड़ेगा 50% टैक्स। अब मारुति एक इंडिया फोकस्ड कंपनी है, तो मारुति जब भी कोई कार बनाएगी वो इंडियन रूल्स को देखकर बनाएगी कि उनकी कार का इंजन 1200 सीसी से कम का हो और लेंथ 4 मीटर से कम की हो। अब कोई ग्लोबल कंपनी है, उनके वहाँ पर ऐसे रूल्स नहीं है, तो उन्होंने लेट सपोज कार बनाई 4 मीटर से थोड़ी सी लंबी, लेट से 4.5 मीटर्स की, और इंजन दे दिया 1250 सीसी का। अब ये ग्लोबल कंपनी अगर इंडिया में अपनी कार बेचना चाहेगी तो इनकी कार्स पर लगेगा 50% टैक्स। तो 10 लाख की मारुति की स्मॉल कार बिकेगी 12,90,000 में और वहीं किसी और ग्लोबल कंपनी की सेम 10 लाख की कार बिकेगी 15 लाख रुपए में। तो इन कंपनीज के लिए ज्यादा टैक्सेशन की वजह से बलेनो, i20, स्विफ्ट ऐसी कार्स से कॉम्पीट करना मुश्किल हो जाता है और ये कंपनीज इंडियन मार्केट में नहीं टिक पाती। कार्स मैन्युफैक्चरिंग एक कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस है। इसमें घुसने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए होता है और टैक्सेशन की वजह से इसमें कोई भी कॉम्पीट नहीं कर पाता। और मारुति भी इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसलिए बनी कि हैवी टैक्सेशन की वजह से इसमें कोई भी कॉम्पीट नहीं कर पाता और इसी की एडवांटेज की वजह से धीरे धीरे मारुति ने मार्केट का 50% शेयर कैप्चर कर लिया। मारुति की गाड़ियां बिकती गई, रेवेन्यू आता गया और मारुति का काफी बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो गया। अभी तक मारुति लगभग 25 मिलियन कार्स मैन्युफैक्चर कर चुकी है। लेकिन आज की डेट में किसी कंपनी के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट करना कि वो मारुति से कॉम्पीट कर सके, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि मारुति का जो रेवेन्यू आ रहा है वो किसी और कंपनी का इन्वेस्ट करने के बाद नहीं आएगा, तो उनकी रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो पाएगी। लेकिन आज की डेट में किसी कंपनी के लिए इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना कि वो मारुति से कॉम्पीट कर सके, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि मारुति का जो रेवेन्यू आ रहा है वो किसी और कंपनी का इन्वेस्ट करने के बाद नहीं आएगा, तो वो कंपनी अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाएगी। अगर किसी कंपनी की कार सस्ती है, और कार सस्ती तभी होंगी जब वो 1200 सीसी से कम इंजन की होंगी और 4 मीटर से कम लेंथ की होंगी, तभी उनकी सेल्स बढ़ेगी। ज्यादा सेल्स मतलब ज्यादा रेवेन्यू, और जब भी किसी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा तो वो उससे ज्यादा शोरूम्स ले सकते हैं, सर्विस सेंटर खोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे करके पूरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ेगा। जब भी किसी कंपनी का इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ता है तो वो कंपनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, बल्क में रॉ मटेरियल परचेज कर सकती है, इससे कार्स की कॉस्ट और भी कम हो जाएगी। तो सिर्फ टैक्सेशन ही एक रीजन नहीं है, और भी रीजंस है। टैक्सेशन बेनिफिट से सेल्स बढ़ती है, सेल्स से रेवेन्यू बढ़ता है, कैश फ्लो आता है और प्रोडक्शन भी बढ़ता है। मारुति के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है। इनका इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत बड़ा है और इनकी कार्स इंडियन फोकस्ड हैं। तो जैसे जैसे इनका इकोनॉमीज ऑफ स्केल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्राइसेस कम होते जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बिजनेस साइकिल है और इन्हीं रीजंस की वजह से मारुति हमेशा से इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रही है। क्या मारुति सुजुकी में इन्वेस्ट करना चाहिए? मारुति में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये आपको वैल्यूएशन करके, फंडामेंटल एनालिसिस करके खुद डिसाइड करना है। तो आपको इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा और आपकी कौन सी फेवरेट कार है, ये नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी ऐसी जानकारी लेने के लिए फॉलो करें फिनजीनियस को। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।